आप लोग न्यूज वगैरह तो देख ही रहे होंगे और इसमें आप लोगों को एक केस अब बहुत ज्यादा हाईलाइट पर दिख रहा होगा। न्यूज चैनल्स, जो भी अलग अलग ग्रुप्स हैं, प्रिंट मीडिया हैं, जो अलग अलग प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इन सभी पर आप लोगों को एक केस बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा होगा। ये जो न्यूज चैनल्स हैं ये आपको कुछ बताते हैं, हर सिर्फ अब एक ही खबर चल रही है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई है। और इसी चीज को लेकर अब कई लोगों के मन में सवाल है जो कि बाबा सिद्दीकी को नहीं जानते कि आखिरकार वो थे कौन, उन्होंने क्या क्या किया था और उनकी हत्या कैसे हो गई, और तीसरा उनके हत्या में कौन कौन से लोग शामिल थे, और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, जो उन्हें सुरक्षा मिली हुई थी तो उस टाइम पर जब इन्हें मारा जा रहा था तो उस टाइम वो बाकी सिक्योरिटी वाले कहां थे, और पांचवा पॉइंट, उनकी हत्या का प्लान बना कैसे। तो हम सभी आज की इस पूरी स्टोरी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और कुछ बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि सामने निकल कर आई हैं, जो कि मैं अभी आपको बताने वाला हूं। और साथ ही जैसे ही और भी चीजें क्लियर होती जाएंगी आप लोगों को इसी चैनल पर अपडेट मिलती रहेगी। तो चलिए जो आज की कहानी है उसे शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हम बाबा सिद्दीकी की जिंदगी के बारे में जान लेते हैं कि असल में वो थे कौन और इतना बड़ा नाम उनका बना कैसे। एक टाइम ऐसा भी था जब बॉलीवुड के बहुत बड़े दिग्गज समारोह के दो लोग थे, शाहरुख खान और सलमान खान, ये आपस में लड़ रहे थे। उस टाइम पर समझौता कराने के लिए अगर कोई आगे आया था तो वो ये बाबा सिद्दीकी ही थे। तो ये नाम उस टाइम पर इतना बड़ा नाम हुआ कैसे। और यहाँ जब बाबा सिद्दीकी ने शाहरुख और सलमान को बोला कि भाई ऐसे ऐसे तुम आपस में समझौता कर लो, और ये आखिरकार मान कैसे गए। बाबा सिद्दीकी का जो असल जन्म है वो मुंबई महाराष्ट्र में नहीं हुआ। असल में बात तो ये है कि ये बाबा सिद्दीकी बिहार के गोपालगंज से हैं। इनके पिताजी भी वहीं से ही हैं और वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। शुरुआत में जो इनका नाम था वो था जियाउद्दीन सिद्दीकी था। ठीक ठाक पहले से इनके पास पैसा था, किसी चीज की कोई कमी तो थी नहीं। साल 1977 में इन्होंने, जब इनकी सारी पढ़ाई लिखाई हो गई, तब इन्होंने राजनीति में एंट्री मारी। उस टाइम पर राष्ट्रीय जो कांग्रेस थे उसमें ये ज्वाइन हो जाते हैं। ज्वाइन हो जाने के बाद इन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए जो राजनीतिक के बड़े बड़े लोग थे उन्हें खुश किया। और उस टाइम पर इनकी किस्मत भी इतनी अच्छी चल रही थी कि ये सुनील दत्त साहब से मिलते हैं। सुनील दत्त उस टाइम पर बॉलीवुड पर राज कर रहे थे, सारा का सारा हिंदुस्तान उन्हें जान रहा था। जो भी कुछ उन्होंने किया, जो इनकी जिंदगी थी, पूरा हिंदुस्तान उनकी एक्टिंग का मुरीद था। सुनील दत्त से जब इनकी मुलाकात हुई तब इनकी थोड़ी बहुत दोस्ती होने लगी, तो उन्होंने ये कहा कि तुम मुंबई आओ। इसके बाद ये मुंबई निकल गए, यानी कि साल डेढ़ साल बिहार के ही राष्ट्रीय जो कांग्रेस की पार्टी थी उसमें रहे। उसके बाद ये मुंबई पहुंचे। मुंबई में कांग्रेस का इन्हें महासचिव बना दिया। इसके बाद इन्होंने कभी भी पीछे पलट कर नहीं देखा। 1980 में ये बांद्रा में महासचिव बने। उसके बाद ये वहीं पर ही अपना काम करते गए। फिर ये पार्षद बने, उसके बाद ये विधायक बने। विधायक बनने के बाद ये मंत्री भी बने। टोटल 3 बार देखा जाए तो ये विधायक बने थे। आखिरी बार इन्हें साल 2014 में हार का सामना करना पड़ा था। उसके बाद ये राजनीतिक में ज्यादा एक्टिव नहीं रहे। हालांकि ये पार्टी ज्वाइन करते रहे, चुनाव से इन्होंने दूरी बना ली थी। उसके बाद जो इनका बेटा है ये चुनाव में आगे बढ़ता है और विधायक बनता है। इनकी पत्नी भी ठीक ठाक बिजनेस वुमेन है। इनकी एक बेटी है। शुरुआत में उसने पॉलिटिक्स में एंट्री की, लेकिन उसे वो पॉलिटिक्स जमी नहीं, फिर वो डॉक्टरी की स्टडी करने लगी। इसके बाद एक उद्योगपति के रूप में अपने काम को शुरू करती है। अलग अलग फील्ड में उतरती है। कई फार्मा कंपनीज इसके नाम पर हैं और उन कंपनीज को बहुत बढ़िया तरीके से चला रही है। ठीक ठाक उनका उसमें नाम है, एक रुतबा है। और जो उनका बेटा है जो जिशान सिद्दीकी, इस टाइम वो बांद्रा में विधायक हैं। बांद्रा ईस्ट साइड से ये विधायक हैं। अब पूरी राजनीति में इनके परिवार का एक दबदबा है, एक नाम है। और जो इनकी पार्टी थी वो मुंबई महाराष्ट्र में सबसे मशहूर पार्टी है। जब ये इफ्तार पार्टी करते थे तो जितने भी लोग थे हर कोई इनकी पार्टी में शामिल होता था। जितने भी बड़े एक्टर्स हैं, जो बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं, सभी लोग इनकी पार्टी में आते थे। बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े नाम के लोग सभी आते थे और मीडिया की भी एक नई कवरेज होती थी। ऐसे ही मुंबई महाराष्ट्र में इनका एक बहुत अच्छा नाम था। एक टाइम पर दाऊद इब्राहिम ने खुद कहा था कि तुम्हारी तो फिल्म मैं राम गोपाल वर्मा से खुद बनवाऊंगा। हालांकि ये दाऊद ने इन्हें दुश्मनी में बोला था। तो देखा जाए तो हाँ, दाऊद से भी इनकी थोड़ी बहुत खटास थी। और जब सलमान खान और शाहरुख खान का झगड़ा हुआ था, बहुत टाइम तक आपस में झगड़ते रहे, बोले नहीं, तब ये बीच में आए और इन्होंने इनका मसला ये सारा हल करवाया। इन दोनों में बातचीत करवाई। उसके बाद इनका भी बढ़िया चल रहा था। और यहाँ जो बाबा सिद्दीकी हैं ये इन दोनों के भी गहरे दोस्त बन चुके थे। लेकिन फिर यहाँ अचानक से परसों खबर आ जाती है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई। तो पहला सवाल तो ये है कि इनकी हत्या कैसे हुई। कुछ टाइम पहले जो बाबा सिद्दीकी हैं, जियाउद्दीन सिद्दीकी, इनको
धमकी मिली हुई थी कि तुम संभल के रहना, नहीं तो तुम्हें मार दिया जाएगा। इन्होंने इसीलिए फिर सुरक्षा की डिमांड की। ऐसा कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें एक वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी मिली हुई थी, लेकिन पुलिस का जो कहना है उसके हिसाब से तो कोई सिक्योरिटी, कोई सुरक्षा नहीं मिली हुई थी। हालांकि कुछ पुलिस के जवान और कुछ लोग इनकी सुरक्षा में लगे हुए थे, लेकिन ऐसी कोई कैटेगरी, खास कैटेगरी की सुरक्षा नहीं थी, एकदम जीरो कैटेगरी की सुरक्षा थी। उस दिन जब इनकी हत्या हुई और जो इनके बेटे का ऑफिस है ये पटेल नगर में, मुंबई के बांद्रा में, वहीं पर उस ऑफिस में ये अपने बेटे के पास गए हुए थे। जाने के बाद ये फिर वहां से 9 साढ़े 9 बजे इन्हें वापस चलना था। तो असल में देखा जाए एक बहुत बड़े नेता जो कि इतने साल कांग्रेस में रहे, फिर एनसीबी में आ जाते हैं, इतने बड़े पॉलिटिशियंस थे और ऊपर से इनका बेटा भी विधायक है, तो विधायक के आसपास 50-60 लोग तो ऐसे ही होते हैं। और ये भी जब वहां अपने बेटे के पास गए थे तो इनके साथ भी 50-60 लोग तो ऑब्वियसली होंगे ही। तो करीबन 150 लोगों के आसपास की इनकी यहाँ पर भीड़ थी। और जब ये अपने बेटे के ऑफिस गए हुए थे, जैसे ही ऑफिस से बाहर निकले तो इसमें 2 लोग बैठते हैं गाड़ी में, लैंड रोवर गाड़ी थी और उसमें 2 लोग बैठे थे, जिशान सिद्दीकी और बाबा सिद्दीकी। अचानक से जिशान के पास फोन आता है तो जिशान फोन पर बात करने के लिए गाड़ी से उतर जाता है और वहीं पर ही कुछ समर्थक गाड़ी के आसपास खड़े हुए थे। और उस टाइम पर आप लोगों को पता है जिस दिन ये सब कुछ हुआ उस दिन दशहरा था, दशमी थी, और यहाँ जो लोग हैं पटाखे वगैरह जलाते हैं, रावण का दहन करते हैं, ये सारी चीजें करते हैं, तो वहां आवाजें बहुत सारी होती हैं। रात में ही ये सारी चीजें होती हैं और अचानक वहीं पर कुछ पटाखे वगैरह जलने की आवाज आती है करीब 9 सवा 9 बजे के आसपास। जब पटाखे जलने की आवाज आई तो आवाज आने के बाद पहले तो लोग बिल्कुल भी समझ नहीं पाए। इसी दौरान अजीब सा वहां धुआं हो गया और जो इतना वहां पर धुआं था, उस धुएं से लोगों को आसपास देखने में बहुत दिक्कत हो रही थी। फौरन वो थोड़ा सा गाड़ी से दूर हुए और यहाँ गाड़ी में ही बाबा सिद्दीकी बैठे हुए थे। वो गाड़ी के अंदर थे, शीशे ऊपर थे, तो उन्हें कुछ खास समझ में नहीं आया, वो आराम से बैठे रहे। और जो आसपास के लोग थे उन्हें कुछ और आवाजें आती हैं। शुरुआत के कुछ सेकंड में सबको ये लगा कि आसपास के इलाकों में पटाखे वगैरह जल रहे हैं। चंद सेकंड में कुछ आवाजें आती हैं और उन्हें लगा, आसपास जो लोग खड़े हुए थे, कि कुछ ना कुछ तो हुआ है, क्योंकि उसी भीड़ से कुछ लोग भागते हुए नजर आते हैं। इसी बीच कुछ लोग देखते हैं कि बाबा सिद्दीकी के सीने से खून निकल रहा है और पेट से भी खून निकल रहा है और सभी लोग समझ गए ये कोई आतिशबाजी नहीं थी, बाबा सिद्दीकी के ऊपर किसी ने फायरिंग की है। फौरन भीड़ उन लोगों को दौड़ाती है, उनके पीछे पड़ती है और थोड़ा सा ही जैसे वो आगे जाते हैं तो जो आगे पुलिस वाले जो खड़े थे, 3-4 पुलिस वाले खड़े हुए थे, पुलिस ने देखा कि 3 लोग भाग रहे हैं, बाकी एकदम भीड़ उनके पीछे है, तो उन्हें लगा कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो पुलिस वाले आगे से उन्हें घेरते हैं, उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर 2 लोग पकड़े जाते हैं और एक वहां से फरार हो जाता है। जब 2 लोग जो पकड़े गए उसके बाद बाबा सिद्दीकी को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल ले जाने के बाद डॉक्टर्स ने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की, घंटे 1.5 घंटे तक, 2 घंटों तक उनका इलाज चलता रहा। लेकिन फिर अगले दिन सुबह खबर फैलती है कि बाबा सिद्दीकी नहीं रहे, क्योंकि जब तक इन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया था रक्त बहुत ज्यादा बह चुका था और वो जो 3 गोलियां उन्हें लगी हुई थी, एक सीने में, 2 पेट में, उन तीनों गोलियों ने अपना काम कर दिया था, अपना असर दिखा दिया और वहां बाबा सिद्दीकी की मौत हो चुकी थी। इसके बाद जो जितने भी बॉलीवुड के सितारे हैं, दिग्गज लोग हैं, सभी लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं उन्हें देखने के लिए। 11:27 के आसपास उस टाइम पर बाबा सिद्दीकी मर चुके थे, उनकी मौत हो चुकी थी। और ऐसे ही जब मौत की खबर उनकी निकलकर सामने आई, बहुत लोग जानने के लिए परेशान थे कि आखिरकार ये किया किसने। तो सबसे पहला सवाल का जवाब जो था वो वही दे सकता था जिसने ये कांड को अंजाम दिया था, और वही 2 लोग जो पकड़े गए थे। एक का नाम है गुरमेल सिंह और एक का नाम है धर्मराज कश्यप। पुलिस वाले जो कि रात का केस था, ये केस बहुत हाईलाइट था और 2 लोगों को पकड़ भी लिया गया था। रात को तो ज्यादा कुछ वो लोग पूछताछ कर नहीं पाए। अगले दिन कोर्ट में पेश करना था मजिस्ट्रेट के सामने। जो धर्मराज कश्यप था और जो गुरमेल सिंह, इन दोनों को कोर्ट के सामने पेश किया गया। पेश करने के बाद इनसे कोर्ट से रिमांड मांगी गई। हालांकि उसमें जब रिमांड मांगी गई तो धर्मराज कश्यप को यह कहा कि मेरी जो उम्र है सिर्फ 17 साल की है, मैं जुवेनाइल हूं, मैं नाबालिग हूं, तो मुझे पुलिस वालों के हवाले नहीं करना। तो इस विरोध में जो बाकी वकील थे उन्होंने कहा कि इसके आधार कार्ड में जो उम्र है वो 23 साल की है और जो गुरमेल सिंह है उसकी उम्र 32 साल की है और इनकी रिमांड बहुत जरूरी है। कोर्ट ने 14 दिन की इनकी रिमांड दे दी पुलिस को। अब जब रिमांड मिली पुलिस वालों को तब इनसे पूछताछ शुरू हुई। पूछताछ शुरू में 2-3 चीजें पता चली। पहले तो इन लोगों की जो क्राइम कुंडली थी उनके बारे में पता लगाया गया। उसमें पता चला कि टोटल 4 लोग इस केस में शामिल थे। एक का नाम तो है ईशान अख्तर, जो कि इस पूरे कांड का मास्टरमाइंड है। एक शिवा गौतम यानी कि शिव कुमार गौतम।
एक धर्मराज कश्यप जो कि गिरफ्तार हो चुका है, एक हरियाणा का गुरमेल सिंह ये भी गिरफ्तार हो चुका है। अब इन सभी के क्राइम कुंडली के बारे में बात करें, जो मास्टरमाइंड है ईशान अख्तर, वो 2-3 महीने पहले ही यानी कि 7 जून को पटियाला में से जेल से निकलकर बाहर आया है। बाकी जो धर्मराज कश्यप और गौतम है, इनकी कोई भी क्राइम कुंडली पुलिस के हाथ नहीं लगी। धर्मराज कश्यप और शिव कुमार गौतम ये दोनों बहराइच के हैं, दोनों एक ही गांव के हैं, दोनों आसपास ही रहते हैं और दोनों के घर जब मीडिया वाले पहुंचते हैं, पुलिस वाले पहुंचते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, पता करते हैं कि ये क्या है, कौन है, क्या करते हैं, तब पता चला। जैसे कि अब आप लोगों को तो पता ही है कि जैसे कि कोई क्राइम होता है 10-20 दिन के अंदर, मीडिया वालों पुलिस वालों को जब पता चलता है कि इनका घर बार कहाँ है, कैसे है, उनके घर जाते हैं तो पेरेंट्स यही कहते हैं कि हमें इस बारे में कुछ नहीं पता, हमारे बच्चे तो बेकसूर हैं, वो ऐसा कर ही नहीं सकते, उन्हें फंसाया जा रहा है, वो निर्दोष है और ऐसे काम वो बिल्कुल नहीं कर सकता। इन दोनों के घरों के माँ बाप ने, धर्मराज कश्यप और शिव कुमार गौतम के माँ बाप ने ये कहा जो हमारा बच्चा है वो मुंबई रहता ही नहीं था, वो तो पुणे में रहता था और दोनों साथ मिलकर स्क्रैप यानी कि कबाड़ भंगार का काम किया करते थे। तो दोनों के माँ बाप ने फिर से यही बात बोली कि अख्तर जो है वो तो 6-7 महीने से घर नहीं आया था, वहां पर काम करता है, वो तो निर्दोष है, उसे फंसाया जा रहा है। ऐसे कई घटनाओं में हमने ये देखा है कि कई बार इसे फंसाने की कोशिश की गई है। खैर ऐसे ही ये सारी चीजें चल रही थी, फिर एक फेसबुक पोस्ट आ जाती है। इस पोस्ट ने तो मानो पूरे केस को हवा दे दी थी। अब तक लोग जो इस केस में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थे, जो लोग इसे जानना ही नहीं चाह रहे थे, वो जैसे ही पोस्ट निकलकर सामने आई, सभी लोग इस केस के ऊपर जुट गए, इसे जानने की कोशिश करने लगे। तो ऐसा लगा कि पूरा देश, पूरे इंडिया के लिए अब ये केस बहुत ही हाईलाइट हो चुका था। इस पोस्ट को अपलोड करने वाले शख्स का नाम था शुभम लौटकर। शुभम लौटकर ने जो पोस्ट किया उसमें हिंदी में कुछ गलत लिखा। उस पोस्ट में उसने ये लिखा था कि इस हत्या की जिम्मेदारी हम लेते हैं, जो कि हमारे भाई का नुकसान होना, जो कि बाबा सिद्दीकी बड़े बड़े बातों का पुल बांध रहे थे, दाऊद इब्राहिम के साथ भी इनका उठना बैठना था, जो भी सलमान खान का साथ देगा। हम सलमान खान के साथ भी जंग नहीं चाहते थे, लेकिन सलमान खान की वजह से हमारे भाई अनुज थापड़ का बहुत बड़ा नुकसान हुआ, तो इसीलिए हमने इस क्राइम को अंजाम दिया, इस घटना को अंजाम दिया, क्योंकि उनका कहना यह है सलमान खान के साथ जो भी शामिल होगा और वो मौत के घाट उतारा जाएगा। उनकी मेन बात करने का रीजन यही था। इसी साल 14 अप्रैल को सलमान खान के घर पर कुछ फायरिंग वगैरह भी हुई थी। ये केस भी आपको पता होगा, कुछ खिड़की में लगी थी गोलियां, कुछ बालकनी में लगी थी। इसमें 2 लोगों का नाम आया था। अब ये सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग का मामला था, तो क्राइम ब्रांच इसमें एक्टिव हुई। लगभग 11 दिन के बाद यानी कि 25 अप्रैल को 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। एक का नाम था सुभाष चंदन और दूसरे का नाम था अनुज थापड़। 32 साल का अनुज थापड़ को गिरफ्तार किया गया, चंदन को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद इन दोनों से पूछा गया, जो क्राइम ब्रांच, उसने कहा जो फायर करने वाले थे और हथियारों को सप्लाई करने वाले भी यही दोनों हैं। अब इससे पहले कि कुछ हो पाता, बात आगे बढ़ पाती, 25 तारीख को ये गिरफ्तार हुए और 1 मई को अनुज थापड़ था, इसने खुद को मार लिया। हालांकि इसे हॉस्पिटल ले जाया गया, इसे इलाज करके बचाने की कोशिश की गई, लेकिन वो बच नहीं पाया, वो मर चुका था। अब शुभम लौटकर ने ये पोस्ट किया, जो अनुज थापड़ मारा गया था, उसे सुसाइड किया था, उसे के नुकसान का हम बदला ले रहे हैं, इसीलिए हमने बाबा सिद्दीकी को मारा है। अब ये शुभम लौटकर कौन था? उसने हैशटैग क्यों लगाया था लॉरेंस बिश्नोई, यानी कि ये लॉरेंस बिश्नोई की गैंग थी, उसने किया धरा था सब कुछ। ये फौरन सब कुछ ये पता किया गया, तो पता चला अकोला जिले में एक अकोट तालुका है, ये वहां का रहने वाला है। पुलिस की एक टीम तुरंत वहां जाती है, उसके गांव में जाते हैं और पहुंचते हैं तो पता चल रहा है कि इसके घर पर तो ताला लगा हुआ है और उस घर के अंदर भी कोई नहीं है। तो शुभम तो नहीं मिला। अब यहाँ जिम्मेदारी भी उसने ली थी। अब लोग ये मान रहे हैं कि इसमें लॉरेंस बिश्नोई का हाथ है, लेकिन अभी तक लॉरेंस बिश्नोई की असली टीम, उनके बारे में नहीं पता चला, ना ही अभी किसी को कुछ क्लियर है कि ये सब कुछ लॉरेंस बिश्नोई की गैंग का किया धरा है या फिर किसी और का। और पुलिस ने इस बात को भी नहीं नकारा कि हाँ ये लॉरेंस बिश्नोई की गैंग नहीं कर सकती, ये हो भी सकता है और नहीं। अभी 50-50 चांसेस है, ना कोई इसके बारे में हाँ भर रहा है और ना कर रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, तो ये मर्डर का प्लान कैसे बना? तो इसके लिए इन लोगों ने जो भी कुछ बताया उसके हिसाब से इन तीनों की मुलाकात जिशान अख्तर से होती है। जिशान अख्तर ने इनसे कहा कि तुम्हें एक मर्डर करना है, अगर तुम ये काम कर दो तो तुम्हें 50-50 हजार रुपए मिलेंगे। तो टोटल सबको 2 लाख रुपए दिए गए, यानी कि ये तीनों 50-50 हजार रुपए बांट लेंगे। जो बाकी का 50 हजार है उससे कुछ ये जो सामान वगैरह तुमने खरीदना है उसे तुम अरेंज कर लो। तो फिर पिछले महीने
में 2 लाख रुपए सितंबर में ये लोग ले लेते हैं शाहजहां अख्तर से और 14,000 रुपए का एक किराए का कमरा लेते हैं। उसी 14,000 रुपए के किराए के कमरे में ये लोग बाबा सिद्दीकी की रेकी करनी शुरू कर देते हैं। कब ये आते हैं, कब जाते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते, कितने बजे इनका उठना बैठना है, किसके साथ उठना बैठना है। लगातार 1 महीने से ये लोग रेकी कर रहे थे। सभी लोग ये सभी लूपहोल चेक कर रहे थे, कैसे इन्हें मारा जा सकता है, कैसे ये बच सकते हैं, कैसे हम ना फंसे, सारी चीजें देखी गई। रेकी करने के बाद इन्हें पता ही नहीं, रेकी तो इन्होंने कर ली लेकिन इन्हें तो पता ही नहीं था कि बाबा सिद्दीकी आखिरकार है कौन, वो चीज क्या है, वो कितनी बड़ी हस्ती है, इन्हें पता ही नहीं था। इसके बाद ये रेकी करते करते एंड में जब इन्हें मौका मिला तो इन्होंने परसों इस घटना को अंजाम दे दिया। तो अभी तक इतनी चीजें सामने निकल कर आई, ये साफ हुई कि जो शुभम लौटकर है उसने जिम्मेदारी ली कि ये हमने करवाया है। अब पता नहीं उसने यूं ही बोला, उसने लॉरेंस बिश्नोई का भी नाम लिया। अभी लॉरेंस बिश्नोई की गैंग है या नहीं ये तो हमें नहीं पता अभी तक। अब देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये जो जंग सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई के बीच चल रही है, इनके बीच कई लोग मारे जा चुके हैं और आगे पता नहीं अब कौन कौन मरेगा। मुझे नहीं पता ये सच है या क्या है। मुझे एक चीज सुनने को मिली थी कि लॉरेंस बिश्नोई का ये कहना था कि सलमान खान को, कि सलमान खान जो लॉरेंस बिश्नोई का पुश्तैनी गांव है राजस्थान के आसपास जहां भी है, वहां पर इनके गांव में, पुश्तैनी गांव में एक मंदिर को बना दिया जाए और उसके बाद जो उसने उसमें दान वगैरह देना है वो दान वगैरह करे, मंदिर बनवाए, वो सब करे तो उसे हम माफ कर देंगे। पता नहीं ये बात सच थी या नहीं, इसे दिल पर मत लेना यार, जो भी कुछ हो। मुझे बस पता चला, मैं आप लोगों से कंफर्म कर रहा हूं क्या ये सच बात थी या फिर नहीं। अगर ये बात थी तो सलमान खान ने शायद इस बात को तो अभी एग्री नहीं किया, इस बात को नहीं माना। अगर ये बात थी तो मेरे हिसाब से तो मान लेना चाहिए था। अगर ये बात नहीं है, ऐसे ही अफवाह है, तो इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। तो बस यही थी पूरी कहानी। मतलब कि कहने का मतलब ये है, अगर ये लॉरेंस बिश्नोई की गैंग ने ये सब कुछ करवाया है तो सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई के चक्कर में पता नहीं आगे और कितने लोग मरने वाले हैं। और इस अफवाह ये जो थी इसके बारे में भी आप लोग मुझे जरूर बताइएगा। तो बस यही थी पूरी कहानी बाबा सिद्दीकी मर्डर केस की, जो कि बेवजह ही मारे गए। कुछ भी नहीं इनकी गलती थी, कुछ भी नहीं था, बस बेवजह ही इन्हें मौत के घाट उतार दिया गया, इस दुनिया से ही खत्म कर दिया गया। उन परिवार वालों के बारे में सोचिए, उनका क्या हाल हुआ होगा इस टाइम पर, वो क्या महसूस कर रहे होंगे। ये तो आप लोग जानते ही हो कि कैसा फील होता है। जो भी कुछ है आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और साथ ही अगर आप नाइट फाइल्स पॉडकास्ट चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरी इंस्टाग्राम आईडी आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर है, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाइए और जल्दी से इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लीजिए। खैर, पिछले वीडियो का शाउट आउट @कानू को कमेंट पिक में करे शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं ऐसे ही एक और चौंका देने वाले इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ।